बड़े कम लोग हैं आज, कहाँ गायब हो गए? कह रहे हैं आज बड़े कम लोग हैं, शादी की पार्टी खाने गए होंगे हम। सहालक चल रहे हैं ना। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बड़े कम लोग हैं आज, ऑनलाइन पे भी देख रहा हूँ, यहाँ ऑफलाइन में भी बहुत कम लोग हैं। पढ़ाई भी कम करेंगे फिर, है ना। चलो खैर, लेकिन जो टॉपिक है वो तो कवर करेंगे। लास्ट टाइम क्या हम लोग बेटा एरेज पे शायद बात कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे का कैसा फॉर्मेट होता है वो मैंने बताया था थोड़ा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे जो सर्चिंग टेक्निक है उन पे बात की थी। मैंने कहा सॉर्टिंग टेक्निक भी कई हैं, उनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसके वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा टाइम नहीं है क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि एरे से बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज हमको मिलती हैं वो आप देखोगे तो जो है लिंक लिस्ट पे मिलेंगी। आप CUT पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, एरे पे एक भी क्वेरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि एरे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है। तो मैंने कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट पे, और लिंक लिस्ट के भी पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसके ऊपर, पॉइंटर वेरिएबल पे, ठीक है। कि थोड़ी सी हमको यहाँ पे, वैसे तो आई होप कि सबको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी पॉइंटर की, लेकिन अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं हमारे C लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में, वो थोड़ा कैसे बिहेव करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम लोग थोड़ा सा 15-20 मिनट पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, फिर हम आपको ले चलेंगे इसके बाद अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो बेटा देखिए, जब हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की बात करते हैं तो उसके पहले अगर आप एक छोटी सी चीज़ देखो, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, इंटीजर A=15। आई होप आप सबको इसकी मीनिंग समझ में आती होगी कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती होगी तो क्या होता होगा कि हमारे कंप्यूटर के रैम में, यानी जो भी प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पे एक जो है मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। उस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा, A, ठीक है। ये मेमोरी ब्लॉक मेरा 2 बाइट का होगा अगर मैं C लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, इसके कुछ अर्ली वर्जन में, ठीक है। तो और इस A वाले जो मेमोरी ब्लॉक में बेटा जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी 15। सही बात है ना, इतना आई होप सबको ही पता है। अगर आपको ये वैल्यू कहीं प्रिंट करवानी पड़ जाए C लैंग्वेज में तो हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ये लाइन हम लोग यूज करते हैं कि बेटा मुझे एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट करानी है। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट क्या होता है, पहले फॉर्मेट बताना होता है फिर वेरिएबल बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्मेट दिया वो क्या दिया है, %d। %d स्टैंड फॉर दैट वी वांट टू प्रिंट अ डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक इंटीजर के लिए एक टर्म वहाँ पे उन लोगों ने यूज किया है कि यानी कि एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। ये हम लोग नंबर सिस्टम वाले उसकी बात कर रहे हैं, समझ गए ना। नंबर सिस्टम में याद है ना, ऑक्टल, हेक्सा, और क्या सीखा था, डेसिमल, है ना। तो ये वही वाला है %d, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू, रियल वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। और इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट दिया है C में वो क्या दिया है, %d। तो बेटा ये एक सिंपल वेरिएबल है, ये जो A है इट इज़ अ सिंपल वेरिएबल विच कैन होल्ड वन इंटीजर विद इट, ठीक है। पर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। तो बेटा जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उनकी क्या खास बात होती है कि दैट दे कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मुझे वेरिएबल नहीं भी पता है पर मेरे पास उसका मेमोरी एड्रेस हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस एड्रेस के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ,
ठीक है ना। तो बेटा ये जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं इनका काम क्या होता है, किसी और दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करना। ठीक है, तो ये इनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो डिक्लेयर करते हैं वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया और मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, एक साइन यूज किया एस्ट्रिक का। बेटा ये जो एस्ट्रिक का साइन अगर किसी वेरिएबल के नाम के पहले लगा हो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो दैट इज नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, उसी को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। और एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बताऊँगा। आप लोग यहाँ पे देखिए जब मैंने लिखा INT A तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि A इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, है ना। यानी कि मैं एक A नाम का मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। यानी बेटा मैं A का टाइप बता रहा हूँ कि मेरा A वाला जो वेरिएबल है ये किस टाइप का होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा, इंट पॉइंटर p। ठीक है ना, ये जो एस्टिक का साइन है इसको मैंने क्या रीड किया, पॉइंटर। यानी कि p मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका टाइप कैसा है, इंटीजर। बस ठीक है, ये हमें समझ में आता है। पर बताएं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इस चीज़ को और यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर बना दिए, P1 P2 P3, और पहला वाला इंटीजर है, दूसरा डबल है, तीसरा कैरेक्टर है। तो हमें क्या लगता है कि ये जो अलग अलग टाइप के पॉइंटर हैं, पर बेटा ऐसा नहीं है। ध्यान रखना पॉइंटर तो एक ही टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि पॉइंटर के पास काम क्या है, केवल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना। और बेटा जो मेमोरी एड्रेस होता है वो किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। अब मेरी बात समझना ध्यान से, पॉइंटर तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करने वाला है, यानी पॉइंटर खुद हमेशा कैसा होता है, इंटीजर। तो फिर ये इसके आगे कैरेक्टर, इंटीजर और डबल का क्या मतलब है, समझ गए ना। तो फिर सवाल ये है कि फिर इसके पहले ये क्यों लगाया गया, इंटीजर, डबल एंड कैरेक्टर। ठीक है, पॉइंटर तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हमेशा इंटीजर टाइप का है, क्योंकि भाई वैल्यू कैसी भी हो, जिस मेमोरी ब्लॉक में जाके स्टोर होगा वहाँ का जो एड्रेस है वो तो सबका एक ही जैसा होगा ना। बात समझ गए ना। तो मैं आपको बताऊं कि कहानी क्या होती है कि देखिए पॉइंटर जब हम लोग करते हैं डिक्लेयर तो इसको एक्चुअली हमें पीछे से आगे की ओर पढ़ना होता है। मैं क्या बताता हूं कि वैल्यू एट एड्रेस P2, यानी P2 में, ठीक है, मैं जो एड्रेस स्टोर कर रहा हूं उस एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, डबल टाइप की। मैं जिस, ये देखिए P1 हमने क्या, अच्छा एक और चीज, ये जो साइन होता है एस्ट्रिक का जो मुझे बताता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसको जब हम रीड करते हैं तो क्या रीड करते हैं, इसको रीड ये किया जाता है वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है ना, इस साइन का जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो आइए अब इसको मैं दोबारा रीड करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरी लाइन देखिएगा, ये लिखा हुआ है एस्ट्रिक P3, यानी मैं पता क्या बोल रहा हूं, वैल्यू एट एड्रेस P3, यानी कि P3 के पास जो एड्रेस है वहां की जो वैल्यू होगी वो कौन से टाइप की होगी, कैरेक्टर। यानी ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल का पॉइंटर बनने वाला है या किसी कैरेक्टर वैल्यू का पॉइंटर बनने वाला है। ठीक है, यानी कि मैं देखो पॉइंटर का टाइप नहीं बता रहा हूं, तुम जिस वैल्यू को पॉइंट करने वाले हो, जिस वैल्यू का या जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाले हो उसका टाइप बता रहे हो। क्योंकि मेरा तो टाइप एक ही है, पॉइंटर क्या बोला, मेरा टाइप तो एक ही है, मेरा काम एक ही है भाई, मुझे खाली मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से, ये थोड़ी सी मैंने केवल आपको बेसिक बातें बता दी, अब जरा थोड़ा इनको अच्छे से देखते हैं।
ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे एक मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया था, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ क्लियरली। ठीक है, एक ए नाम का वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू स्टोर है, 15 थी मैंने 10 कर दी, चलिए 10 कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या क्या बेटा, मैंने एक यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ध्यान दीजिए, पॉइंटर P1, वो भी इंटीजर टाइप का। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या होता जाएगा बैकग्राउंड में। बेटा जब सपोज तुमने एक ए नाम का जब यहाँ पे वेरिएबल बनाया, सपोज इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कितना है 1100। ठीक है, फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ध्यान देना जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी तो आपका एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है, सही बात है ना। तो वो जो P नाम का जो पॉइंटर है वो भी तो अपने लिए मेमोरी क्रिएट करेगा। ठीक है, सपोज बेटा इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है 1105। यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये दो मेरे यहाँ पे वेरिएबल इस समय हो गए इन दो लाइनों को चलाने के बाद। फिर देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको बताया था ऑपरेटर, ठीक है ना, कौन सा एस्ट्रिक वाला, और हमने क्या बोला था कि इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। ऐसे ही बेटा ये जो सेकंड ऑपरेटर मैंने यूज किया है M% का साइन, इसको रीड कैसे करते हैं, एड्रेस ऑफ। ठीक है, तो ये दो है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या लिखा तीसरी लाइन पे, मैंने लिखा P इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी P में तुम्हें क्या करना है, ए का एड्रेस क्या है। ठीक है, चलिए बेटा ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाया वेरिएबल PA, और ये तो बहुत ही खास है। PA कैसा है, पॉइंटर वेरिएबल है, पर एक प्रॉब्लम है, दो बार साइन लग गया। पता है ये क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर का भी पॉइंटर, यानी ये एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, समझ गए ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, डबल पॉइंटर, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि चलो साथ में ये वाला भी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर वाला। तो बेटा मैंने एक और पॉइंटर बना लिया PA, और हमने क्या बोला कि ये जहाँ की भी वैल्यू स्टोर करेगा, ध्यान रखना, वैल्यू एट द एड्रेस PA इज ऑफ इंटीजर पॉइंटर, यानी मैं किसी दूसरे इंटीजर पॉइंटर का जो है एड्रेस होल्ड करने वाला हूँ, किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का, यानी पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया ये, क्लियर है। और बेटा ये भी मेमोरी में क्रिएट होगा, इसका सपोज मेमोरी एड्रेस क्या है 1110, ठीक है। और ये देखो मैंने अगली लाइन में क्या लिखा, मैंने कहा PA इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P, बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा एक और चीज, ये जितने भी मेमोरी एड्रेस होते हैं ना जिनके ऊपर हम काम करते हैं C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में, ये कौन से टाइप के होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इंट टाइप के, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की होती हैं, और वो भी पता है कैसी, अनसाइंड। अनसाइंड से क्या मतलब हुआ, ये सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि तुम समझ लो नंबर में अगर साइन नहीं है तो यानी क्या मतलब है, पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। अब मेमोरी एड्रेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मानते हो कि नहीं। तो अनसाइन टाइप की होती है,
और इनको हम लोग जब प्रिंट कराते हैं, कोई भी मेमोरी एड्रेस हम लोग जब प्रिंट कराते हैं तो हमेशा जो इसके लिए फिर जो फॉर्मेट जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, %u। %u का मतलब हुआ अनसाइंड इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोल दिया, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, कि भैया मुझे ए का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों फिगर क्लियर हो गई होंगी। अब आओ जरा इनको हम लोग अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको यहाँ कुछ लिखे स्टेटमेंट, जरा देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली वाली लाइन देखिए, मैंने क्या बोला, %d एंड %u। बेटा मुझे एक इंटीजर नंबर प्रिंट करना है और एक अनसाइंड इंटीजर प्रिंट करना है। अब आइए देखिए, पहली वैल्यू जो थी %d, वहां के लिए मैंने क्या प्रिंट करवाया, a। बेटा क्या वैल्यू है a की, क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर अगली चीज क्या थी, %u। मैंने कहा क्या प्रिंट कर देना, एड्रेस ऑफ ए। बताइए एड्रेस ऑफ ए क्या है, 1100। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा। आते अगली लाइन पे, %d और %u। बेटा ये सबको पहले मैंने क्या लिखा, वैल्यू एट एड्रेस p। अब जरा एक मिनट, इसको हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने लिखा वैल्यू एट एड्रेस p। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू एट एड्रेस p। जरा देखो क्या है p की वैल्यू, 1100। अब जरा इसको रीड करो, वैल्यू एट एड्रेस 1100, यानी कि 1100 पे जाओ और वहां की वैल्यू बताओ, बताओ क्या आएगा, हाँ 10। सही है ना। तो ये देखो बेटा मैंने p के थ्रू a की वैल्यू को एक्सेस किया। क्यों, क्योंकि p मेरा पॉइंटर है, वो 10 को पॉइंट कर रहा था कि भैया जो 10 है वो कहां पर है, मेमोरी एड्रेस 1100 पे है, तो मैंने पॉइंटर से एक्सेस किया। अच्छा मुझे बताना है 10 का मेमोरी एड्रेस, तो ये देखो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, p अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। बेटा p की वैल्यू कितनी है, 1100। कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे, सही है ना। अब आते जरा थर्ड स्टेटमेंट में। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, वही चीज, %d %u। पहली लाइन पढ़िए, मैंने क्या लिखी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। तो बेटा
पहले क्या सॉल्व होगा, एड्रेस ऑफ ए क्या है 1100। अब जरा पूरा रीड करो, वैल्यू एट एड्रेस 1100, बताओ क्या प्रिंट होगा 10। ठीक है, और आगे जरा पढ़ो मैंने क्या लिखा, वैल्यू एट एड्रेस पी ए, ठीक है 1105। पीए के बेटा वैल्यू एट एड्रेस पीए का क्या मतलब हुआ, पीए की वैल्यू लिखो, वैल्यू एट एड्रेस 1105 यानी कि मेमोरी एड्रेस 1105 पे जाओ, वहां की वैल्यू बताओ क्या है वैल्यू, क्या है वैल्यू वहां की 1100। तुम देखो तीनों में सेम आंसर आ रहा है, और मैंने क्या किया, इसको अलग अलग तरह से एक्सेस किया। तुम लोगों ने ध्यान दिया कैसे एक्सेस किया, अलग अलग तरह से, ठीक है ना, अलग अलग तरह से मैंने इसको यहाँ पे पॉइंटर से भी एक्सेस किया, ऐसे भी एक्सेस किया। अब सपोज बेटा कि मेरे पास पीए है केवल, मैंने कहा कि क्या मैं पीए से 10 प्रिंट करा सकता हूँ, समझ गए ना, मेरे दिमाग में क्या आएगा कि क्या मैं पीए से यानी पॉइंटर टू पॉइंटर से मैं इस 10 को प्रिंट करा सकता हूँ, बिल्कुल। क्या कर दोगे, ये लिख दोगे, ठीक है। ये देखो क्या मतलब हुआ इसका, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस पीए, तो सबसे पहले क्या चलेगा, पीए, पीए पीए क्या है बेटा, पीए की वैल्यू क्या है 1105 वैल्यू, ये देखो ये हुई कहानी, सही है ना। तो पहले तो बेटा मैंने पीए की वैल्यू निकाल ली, अब क्या होगा, पहले अंदर वाला एस्ट्रिक चलेगा, वैल्यू एट एड्रेस 1105 जाओ पे जाओ, वहां की वैल्यू निकालो, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। तो ये कितना हो गया 1100, वैल्यू एट एड्रेस 1100 यानी क्या आ जाएगा 10। तो आप समझ गए, अगर बेटा मुझे डबल पॉइंटर से अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है 10 को, तो मैं क्या करूंगा, 2 एस्ट्रिक के साइन लगा दूंगा। आई होप धीरे धीरे मामला क्लियर होगा, सही है कि नहीं। तो ऐसे बेटा हम लोग यहाँ पे केवल ये जो 2 ऑपरेटर है मेरे पास, एड्रेस ऑफ एंड वैल्यू एट एड्रेस से, हम लोग यहाँ पे बहुत तरह के गेम खेल सकते हैं। क्लियर है सबको, बस थोड़ा सा बस मुझे केवल यही चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी थी, ठीक। चलो अब हम लोग अपने जो है मेन टॉपिक के ऊपर यहाँ पे चल सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, ठीक है ना, कि हम लोग इसकी बाकायदा पूरी प्रॉपर 2 महीने की क्लास यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन बस मुझे खाली इतना बताना था कि पॉइंटर वेरिएबल होते क्या है, क्योंकि अब जो कोडिंग हमारे सामने आएगी वहाँ पे सब में पॉइंटर्स का यूज़ होने वाला है ना, और कैसे हम लोग अपने पॉइंटर से किसी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ बस मुझे खाली यहाँ पे शो करनी थी। मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इस बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके बेटा, तो देखो मैंने जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे आपसे मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर साइंस में वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए बेटा मेरे पास मेनली 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। नंबर 1 है एरेज और नंबर 2 है लिंक्ड लिस्ट। बाकी सब क्या हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है। स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, बाइनरी ट्रीज हैं, हैश है, टेबल्स हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। बट वो सब क्या है बेटा, केवल आइडियाज़ है, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट यूज़ होंगे उन सब के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें एक स्टैक का प्रोग्राम बनाना है या एक स्टैक के फॉर्मेट में काम करना है, तो ठीक है, वहाँ का जो
आइडिया पता है क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो बताओ, नाम सुना होगा सबने, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो डेटा सबसे लास्ट में इनपुट किया जाएगा या जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है ना, यानी लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो यानी कि अब तुम अगर स्टैक के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा यही आइडिया हमें फॉलो करना है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट चलो ये हो गया आइडिया कि बेटा हमें इसी प्रिंसिपल पे काम करना है। क्यू पे हो, क्यू पे क्या चलता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अब हम किसी भी फॉर्मेट पे काम कर रहे हो, हमारे माइंड में खाली एक ही वर्ड रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि हम कोई भी मैकेनिज्म यूज़ करें लेकिन जो वैल्यूज़ हम होल्ड कर रहे हैं उनमें ऑर्डर यही फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो मेरा मेन जो एम्फेसिस रहेगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। लेकिन अपने प्रोग्राम में जब मैं वैल्यूज़ होल्ड करूँगा तो कैसे होल्ड करूँगा, तो आपको पता है ना, दो में से किसी एक चीज़ में, या तो मैं एरे पे काम कर रहा हूँगा या फिर मैं लिंक लिस्ट पे काम कर रहा हूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट की, यानी यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड है बेटा, कि हर एक वैल्यू अपने अगले वाली जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसका मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखेगा। और मेमोरी एड्रेस कैसे स्टोर करके रखेगा, अभी भी पढ़ के आए ना, पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी उन सबके पास अपना अपना एक पॉइंटर वेरिएबल भी होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे दे विल बी हैविंग द नंबर और द डेटा टू बी स्टोर्ड एंड द मेमोरी एड्रेस फॉर द नेक्स्ट लोकेशन, मीन्स अ पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। कहानी ये है। आपके सामने एक ट्रेन की फिगर दिख रही होगी, ट्रेन में कुछ 3 डिब्बे भी दिख रहे होंगे, आगे एक इंजन भी लगा है। पर एक बड़ी ख़राब चीज़ है, ये इसमें डिब्बे तो हैं पर एक चीज़ ध्यान देना, इन डिब्बों में गेट नहीं है। ध्यान दिया, किसी डिब्बे में चढ़ने के लिए दरवाज़ा तो दिया ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सारे डिब्बे लिंक हैं। तो बेटा तुम्हें किसी भी अगर डिब्बे के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर तुम्हें इस डिब्बे के अंदर अगर एंट्री चाहिए, तो पता है कहानी क्या है, अगर तुमको इस डिब्बे के अंदर अगर एंट्री चाहिए तो तुमको पहले ड्राइवर से अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी, समझे ना। ड्राइवर से जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अगर ड्राइवर ने तुमको अपने इंजन में एंट्री दे दी तब तो काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर तो तुम यहाँ से कूदते फांदते आराम से, क्योंकि सारे डिब्बे लिंक हैं अंदर ही अंदर, तुम आराम से यहाँ पे जाके अपनी जगह कब्जा कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन तो खाली पड़ी है। पर प्रॉब्लम क्या है, एंट्री कहाँ से होगी, इंजन से, समझ गए ना। ये जो आपका इंजन है ये लिंक है, ठीक है, पहले बॉक्स से, सेकंड बॉक्स से लिंक है फर्स्ट बॉक्स से, और जो थर्ड बॉक्स है वो लिंक है किससे, सेकंड बॉक्स से, ठीक है। सबके बीच में लिंक है और आप बड़े आराम से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जंप करते हुए जा सकते हैं। क्लियर है। तो बेटा जो लिंक लिस्ट की कहानी है वो यही होती है कि यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आप किसी डिब्बे तक सीधे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ के जो डिब्बे होते हैं ना उनमें किसी में गेट नहीं लगे होते। यानी कि एंट्री कहाँ से होती है, हमेशा इंजन के थ्रू। बस ये एक बेसिक चीज़ है जो याद रखना, कि हमेशा तुम्हारी जो एंट्री होगी यानी किसी भी लिस्ट के अंदर, तो बेटा तुमको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से। समझ गए ना। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो चलो अब देखते हैं आगे और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में, कि अ लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। यानी कि बेटा यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो सबसे जो
प्रॉपर जो फेमस नेम है इसको हम लोग नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहां पे सब नोड कहलाते हैं। पहली चीज। दूसरी बात, विच आर कनेक्टेड इन अ लीनियर सीक्वेंस, ईच नोड कंटेन टू पार्ट, डेटा एंड अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पहले ही कर ली कि आपका जो भी यहां पे एक जो नोड होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो लिंक लिस्ट में जो भी एक वैल्यू होती है ये आपकी दो पार्ट में होती है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है डेटा, जहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे एक अल्फाबेट स्टोर है ई, और ये क्या बता रहा है कि अगर तुम्हें अगली वैल्यू चाहिए तो वो कौन सी है, ए। पर ये क्या करेगा, तुमको ए का पता बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ये वाली फिगर पे ध्यान दो तो इसमें मुझे 4 नोड या 4 वैल्यू दिख रही हैं। ठीक है, तो यहां पे अब जरा एक मिनट ये कर लो, एज्यूम की पहली जो वैल्यू है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, 100। सेकेंड वाला नोड कहां पर है, 200, थर्ड वाला 300 और चौथा वाला कहां है, 400। तो अब तुम ध्यान देना कि क्या सिचुएशन होगी। पहला वाला जो नोड है अगर आप इसकी बात करें तो इसका जो पहला फील्ड है उसका क्या नाम है, डेटा। यहां पे क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल एच। ठीक है ना, कैपिटल एच का फिर एक और उसके अंदर फील्ड है जो क्या है, पॉइंटर है, जो पॉइंट कर रहा है सेकंड वैल्यू की ओर। सेकंड वैल्यू ई है, यानी इसका ये जो नेक्स्ट वाला फील्ड है, पता है यहां पे क्या होगा, स्टोर 200। यहां पे क्या स्टोर होगा, 200। यानी ये आपको वैल्यू देगा h और फिर क्या बोलेगा कि अगली वैल्यू के लिए कहां जाओ, 200 पे जाओ। आ जाओ 200 पे, 200 पे तुमको क्या मिल गया, e, और इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड होगा वो क्या बताएगा, 300। कह रहे कि अच्छा अब तुम्हें अगली वैल्यू चाहिए, 300 पे चले जाओ। 300 पे आओ, यहां पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई, कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या बोल रहा है, अगली वैल्यू चाहिए, ठीक है 400 पे जाओ। ये बेटा 400 को पॉइंट कर रहा है। 400 के पास गए, 400 के पास आखिरी वैल्यू है P। तो ये देखो हमने क्या क्या रीड किया अब तक, H मिला, E मिला, A मिला, और अब मैं 400 पे हूं, यहां पे क्या मिलेगा मुझे, P। तो बताइए क्या वर्ड मिल गया, हीप। ठीक है, जो कि क्या है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। 400 पे आए बेटा, P मिल गया, और अब P देखो कहां पॉइंट कर रहा है, P कहीं पे भी नहीं पॉइंट कर रहा है। तो पता है ये क्या, यहां क्या स्टोर होगा, नल। ये देखिए, ठीक है, तो यानी आखिरी नोड जहां पे लिंक लिस्ट एंड होती है वो उसकी पहचान क्या है कि उस नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड होगा वो हमेशा कहां पॉइंट कर रहा होगा, नल को। यानी कि दैट मार्क द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, कि बेटा यहीं पे हमारी लिंक लिस्ट एंड होती है। ठीक है, चलो ये मामला क्लियर हो गया। एक और चीज, तो यानी कि जब भी मैं आपको किसी लिंक लिस्ट के बारे में बात करूंगा ना, तो पता मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करूंगा पहले नोड का एड्रेस। ध्यान देना बेटा, हम आपको क्या देंगे, हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस। वो मैं कैसे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो लिंक लिस्ट है इसमें पहला जो नोड का जो बेस एड्रेस है वो दैट इज 100। कोई भी काम करना हो, आपको कोई नंबर सर्च करना हो, कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, कोई एक एलिमेंट रिमूव करना हो, किसी भी ऑपरेशन के लिए मैं आपको क्या देने वाला हूं, अपने पहले नोड का एड्रेस दैट इज 100, कि भैया मेरी लिंक लिस्ट यहीं से शुरू होती है। और वो मैं कैसे दूंगा कि बेटा हमेशा पहले नोड का कोई एक नाम होगा। आई रिपीट, पहले नोड का क्या होगा, कोई एक नाम होगा। ठीक है, और तुम्हें पता है ये जो पॉइंटर वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो अपने आप में ही एक पॉइंटर होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले नोड पे तुम जब भी काम करोगे तो उसका तुमको नाम क्या देखने को मिलेगा, 90% प्रोग्राम में क्या नाम देखने को मिलेगा, हेड। और भी नाम हो सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हेड ही हो। मतलब ये तो खाली एक कॉन्सेप्ट है, और मैंने क्या बताया कि जो पॉपुलर नेम है दैट इज हेड। तुम कितनी भी किताबें या बुक खोलोगे, है ना, कहीं पे भी जाओगे, ऑनलाइन देखोगे कोड, तो जब भी तुम लिंक लिस्ट का कोड देखोगे तो क्या देखते हो कि हमेशा हेड पास करते हैं। कोई भी बनाते हैं मेथड हेड, तो क्या मतलब है हेड का, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है ना, और क्या क्या नाम हो सकते हैं, कई जगह तुम्हें इसका नाम क्या दिखाई पड़ेगा, स्टार्ट, कई जगह तुम्हें इसका नाम मिलेगा फर्स्ट। ठीक है, तो यानी ये भी नाम हो सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हेड ही हो। मतलब ये कि तुम्हें खाली समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ आ रही है, फर्स्ट आ रही है या
स्टार्ट आ रही है या हेड आ रही है, दैट रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि एक जो कॉमन जो फॉर्मेट होता है लिंक लिस्ट का, वो मैंने आपको बताया कि सारे आइटम ऐसे एक दूसरे से लिंक होते हैं थ्रू द नेक्स्ट फील्ड। और आइए देखिए क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। द पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स अ नल पॉइंटर। अभी भी बात की हम लोगों ने कि आखिरी जो नोड होता है वो कहाँ पॉइंट करता है, नल की ओर। ठीक है, यानी कि अब इसके पास और कहीं का रेफरेंस नहीं है, NULL, और इसको कोड में भी हम लोग NULL लिख के ही चेक करते हैं, चाहे वो C हो, C++ हो, चाहे जावा हो, कहीं पे भी। Which is an invalid address, 0 or negative value. The linked list also contain a list pointer variable called start, first और head। देखिए अभी भी मैंने बताया था ना कि ये क्या बताता है आपको, a linked list also contain a list pointer। ठीक है, यानी कि पूरी मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये कौन बताता है आपको, पहले वाले नोड का नाम। ठीक है, अगर आप जावा में काम कर रहे हो तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं आपसे जावा के टर्म्स में बात करूं। ये देखिए, ये मैंने एक बनाई क्लास। ठीक है, क्या नाम है क्लास का, नोड, और इसके अंदर बेटा दो डेटा मेंबर हैं। पहला फील्ड क्या होगा, डेटा नाम से जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, और सबसे मजेदार चीज देखिएगा कि इसी क्लास नोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और उसका नाम क्या है, नेक्स्ट। ये क्या है बेटा, सेल्फ रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना बेटा, जो ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेशन। ठीक है, ये आपके रेफरेंस डेटा टाइप में होते हैं। देखिए एरे का जो नाम होता है, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अगर बेसिक पता हो, एरे का जो नाम होता है वो क्या होता है, अपने एरे के बेस एड्रेस को होल्ड करता है। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है वो भी क्या करता है, अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट नाम का फील्ड है ना, ये क्या करने वाला है, पहली बात तो ये नोड टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये अपने ही क्लास के एक दूसरे नोड के यानी दूसरे एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा, यानी बिल्कुल पॉइंटर की तरह काम करेगा। क्योंकि देखिए जावा में पॉइंटर का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, जावा में बेटा पॉइंटर वेरिएबल ही नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ से काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पॉइंटर की जगह क्या किया हम लोगों ने, एक सेल्फ रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट का यूज किया। और वहीं तुम जब सी लैंग्वेज में आओगे तो क्या फॉर्मेट होगा, आओ जरा ये भी देख लो। अगर मैं आपसे अब सी और C++ की बात करूं तो यहां पे कहानी क्या होगी, यहां पे जो नोड होगा वो एक ये फॉर्मेट है। हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड नाम से। स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं सी लैंग्वेज में, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के फील्ड ले सकते हो। ठीक है ना भाई, एरे में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर तुम्हें 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो तीनों एक ही टाइप के होंगे, तो फिर उसका हमारे पास एक ऑल्टरनेट होता है C और C++ में कि दैट इन प्लेस ऑफ एरे चिल्ड्रन वी कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के, अगर आपको 3 वैल्यू होल्ड करनी है एक सिंगल मेमोरी प्लेस पे, तो आप क्या करिए, अलग अलग टाइप के डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर का यूज किया। और देखो इसमें क्या है, 2 फील्ड हैं, ध्यान दो, नंबर 1 और नंबर 2। पहला क्या है, इंटीजर डेटा, समझ गए होगे, यानी कि जो भी नोड बनेगा उसका जो पहला फील्ड होगा वो इंटीजर टाइप का और इसका नाम क्या होगा, डेटा। और जो सेकंड फील्ड होगा ये क्या होगा, पढ़ो, पॉइंटर नेक्स्ट, एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होगा, समझ गए। और तुमको पता है ना पॉइंटर का तो एक ही टाइप होता है, अभी भी बताया था, पॉइंटर का तो एक ही टाइप होता है, कैसा, इंटीजर। यानी दोनों फील्ड कैसे हैं, इंटीजर। लेकिन एक चीज हमने बता दी है कि बेटा तुम यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करोगे ना, वो पता है कहाँ का होगा, ये जरा पढ़ो ध्यान से।
यानी अपने ही जैसे एक स्ट्रक्चर का तुम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस स्टोर करोगे। तो समझ में आया? ये देखिए, अब जरा इसको पढ़ो पीछे से। मैंने क्या बोला था, इसको क्या पढ़ते हैं पीछे से आगे। वैल्यू एट द एड्रेस नेक्स्ट विल बी अ नोड ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट के पते पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो एक नोड टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी मैं एक नोड टाइप के स्ट्रक्चर का मेमोरी एड्रेस होल्ड करूंगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे यही करने वाला है कि अगला जो नोड बनेगा ये भी बेटा नोड वाले ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल होगा, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डेटा और एक क्या होगा, पॉइंटर नेक्स्ट। समझ गए? और ये क्या करने वाला है, आप समझ ही रहे हो कि एक जगह तो मैं रखूंगा वैल्यू और एक जगह क्या रखूंगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेट यहां पे क्लियर हो रहा होगा। तभी देखिए, थोड़ा सा मैंने पॉइंटर के बारे में बता दिया ताकि जब ये लाइन अब आप पढ़ो तो आपको ये लाइन समझ में आ सके, है ना? क्योंकि अगर आपको पॉइंटर के बारे में नहीं पता तो इस लाइन का कोई मतलब ही समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बातें, अगली जो यहाँ पे मुझे स्लाइड दिख रही है वो दैट इज फॉर एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, कि भाई लिंक लिस्ट को यूज करने के फायदे क्या होते हैं। तो पहले जो लिखा है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस लिंक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे सामने बनी हुई है। ये चार हैं नोड, सपोज वही है 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, चार नोड है अलग अलग मेमोरी एड्रेस में। पहला वाला कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 200 की तरफ, ये पॉइंट कर रहा होगा 300 की तरफ, ये पॉइंट कर रहा होगा 400 पे, और 400 कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, नल पे। समझ गए? ये एक बना हुआ है, पहले नोड का नाम दिया हुआ है आपको मैंने हेड। तो यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन है वो बड़े इजी होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऑपरेशंस बहुत ही इजी हैं जो कि एरे के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई एरे में बाकी सब तो बड़ा अच्छा है, पर एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्या चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है? वैल्यू बीच में इंसर्ट करना या रिमूव करना। क्यों? क्योंकि पूरा एरे आपको शफल करना पड़ता है, सारे एलिमेंट या तो लेफ्ट ले जाओ या फिर राइट ले जाओ। यहाँ पे ये सब मुसीबत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार एक नंबर ऐड कर दो, नहीं आप कोई बीच में, ठीक है, हीप है, आपने कहा मुझे बीच में एक और यहाँ पे ऐड करना है कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, आपको पता ही है कि ये मेरा फॉर्मेट है भाई, एक नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर है। आपने क्या किया, उसके ऊपर बेस एक नोड बना लिया। ठीक है, सपोज ये कहाँ पे बन गया, 700 पे। इसके पास दो फील्ड होंगे, आपको जो वैल्यू दी गई है वो आपने सपोज यहाँ पे डाल दी ए, और आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, नल। तो ये देखिए ये एक हमने नया नोड बना दिया। अब क्या करना है बेटा, इस नोड को मुझे अपने इस लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है। मैंने कहा ओके। पता है मैंने क्या किया, मैंने ए के बाद ये जो 400 लिखा है यहाँ से ये 400 हटा दिया और पता है क्या लिख दिया, 700। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है नल, यहाँ से नल हटा दिया और पता है क्या लिख दिया, 400। अब तुम सोचो क्या सीन हुआ, तुम जब फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड पे आओगे तो थर्ड नोड आपको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ए, और ये आपको कहाँ पॉइंट कर देगा, इधर की तरफ। सही है ना? तो देखिए कितने आराम से दो नोड के बीच में एक वैल्यू हो गई इंसर्ट। ठीक है, इन द सेम वे आपने कहा कि यार मुझे ये नोड रिमूव करना है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला नोड है जो मेमोरी एड्रेस 200 पे है, रिमूव करना है। मैंने कहा ओके। मैंने क्या किया, मैं इसके प्रीवियस नोड पे गया। ध्यान देना, इसके प्रीवियस नोड पे कौन है, इसके पहले 100। यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है कहाँ पॉइंट कर रहा है, 200 को। पता है मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 300। समझ गए? और ये जो 200 पे जो 300 लिखा है, पता है यहाँ क्या लिख दिया, नल।
अब पता क्या हुआ, मैंने क्या कर दी, बाईपास सर्जरी कर दी, होती नहीं हार्ट की बाईपास सर्जरी। 100 तुमको 200 पे नहीं, कहाँ लेके जाएगा, सीधे 300 पे। तुम कभी इस नोट पे जाओगे ही नहीं। 100 300 पे, 3 वाला 7 पे, 7 वाला 4 पे, 4 पे एंड। कहीं कोई शफलिंग करनी पड़ी, किसी को आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ा, नहीं। मेमोरी क्रिएट करनी है सी लैंग्वेज में, तो मेरे पास जो कमांड होता है वो क्या होता है, मेलॉक। ठीक है, अभी आएगा आगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि जब हमें सी लैंग्वेज में मेमोरी क्रिएट करनी है तो मैं कमांड क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेलॉक। और जब भी मुझे कोई मेमोरी फ्री करनी है तो मैं क्या कमांड यूज करता हूँ, फ्री। ठीक है, तो ये दो बातें और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलॉक एंड फ्री। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिल रहे हैं लिंक लिस्ट में। आप तो जानते हो ना, पेपर भी बड़े खतरनाक फॉर्म में आता है। नीचे 4 स्टेटमेंट लिख के आते हैं, कहते हैं ये बताओ इनमें कौन कौन से ट्रू हैं या कौन सा फॉल्स है। तो तुम समझ रहे हो ना, कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, है ना, कंप्लीट। क्योंकि अब तो जानते हो ना, मतलब ये नहीं कि खाली एक लाइन कोई, अब तो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए, वो भी बड़े बड़े, और वो सब देखने में इतने सिमिलर टाइप के लगते हैं कि सब सही लगते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो ज़रा देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं कि द लिंक लिस्ट कैन ईजिली ग्रो और श्रिंक। तुम्हें याद है जब हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड यूज हुआ था क्या, डायनेमिक। और जब एरे जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या यूज हुआ था, स्टैटिक। तो जब हम दोनों को जब कंपेयर करते हैं एरे और लिंक लिस्ट को, तो देखिए पहला फर्क हमें यही देखने को मिलता है कि जो एरे है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। यानी क्या मतलब है कहने का, कि द साइज रिमेन्स फिक्स। एक बार जहां तुमने बोल दिया इंटीजर A5, बस कहानी खत्म। यानी कि ए आपका एक सिंगल डायमेंशन एरे है एंड इट कैन होल्ड 5 एलिमेंट। बस जैसे ही कंपाइलर ने ये पढ़ लिया, बस क्या बन गया, वो पत्थर की लकीर हो गई। अब ये 5 ना तो 7 हो सकता है, ना ये 5 3 हो सकता है, समझ गए। 5 का मतलब 5। अब भले तुम 3 एलिमेंट यूज करो, 2 वेस्ट होते रहेंगे, 2 मेमोरी ब्लॉक वेस्ट होते रहेंगे, कोई बात नहीं, पर अब ये साइज नहीं एडिट हो सकता। लिंक लिस्ट में बेटा ऐसा नहीं है। जो जब लिंक लिस्ट लिखा गया तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इट इज़ अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे यानी बेटा जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो रन टाइम पे होता है। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है, उसमें 4 एलिमेंट हैं। आपने कहा यार मुझे 5वां चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आपने यहाँ पे एक नोड बनाया नया। ठीक है, और उसको क्या किया आपने, जो पहले के जो नोड है उनके थ्रू आपने इसको लिंक करवा दिया, और वो भी आपकी प्रीवियस लिंक लिस्ट का एक पार्ट बन गया। आपने कहा मुझे एक और चाहिए आखिरी में, हमने कहा ठीक है भाई ये लो, एक आखिरी में एक नोड और बन गया। ठीक है, सपोज यहाँ का मेमोरी एड्रेस कितना है, 800। यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, P। हमने क्या किया, हम अपने लिंक लिस्ट के आखिरी वाले नोड पे गए। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल, हटाया नल। मैंने कहा नल नहीं, यहाँ पे क्या लिख दो, 800। ये लीजिए, अब ये लिंक लिस्ट यहाँ पे नहीं एंड होगी, ये आपको कहाँ भेज देगा, 800 पे। अब यहाँ पे एंड होगी। अभी थोड़ी देर पहले इसमें 4 एलिमेंट थे, अब इसके अंदर 6 एलिमेंट हो गए। फिर आपने कहा नहीं है मुझे 3 नोड रिमूव करने हैं, अभी अभी मैंने रिमूव करना बताया था। यानी आप बात समझ रहे हैं, जो लिंक लिस्ट है वो श्रिंक भी कर सकती है, ग्रो भी हो सकती है। यानी कि आपको जब जितनी वैल्यू चाहिए ऐड करिए, जितनी रिमूव करिए, वो भी अपने रन टाइम में। आपको पहले से साइज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एरे में होता है ना, कि पहले साइज बताओ, मेमोरी क्रिएट होगी, तब बाद में काम करते हो। तो ये सब चक्कर नहीं है लिंक लिस्ट के साथ। आप बड़े आराम से रन टाइम पे अपने, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, फास्ट इंसर्शन अभी अभी मैंने बताया कि वैल्यू इंसर्ट करना बड़ा आसान है, बस खाली आपको उस पोजीशन तक मूव करना है बस। ठीक है, लेकिन एरे में मैंने क्या बताया था कि पहले अगर एक वैल्यू बीच में करनी है इंसर्ट, तो पहले सारे जो बाकी जो वैल्यू से पहले सबको पीछे शिफ्ट करो राइट में, आगे उसके लिए जगह खाली करो, तब एक वैल्यू आएगी।
शफलिंग करनी पड़ती है। नहीं, यहाँ पे शफलिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू ऐड करना या रिमूव करना सब में सेम टाइम लगता है। तो देखो इन लोगों ने उसकी कंप्यूटेशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे बताई है 0-1, यानी कि ऑलवेज टेक द सेम टाइम। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत पता नहीं इसका आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो CUT वगैरह के सारे पेपर में बेटा वो लोग जो है एक क्वेरी जरूर आती है CUT के पेपर में, ध्यान देना, जहाँ पे वो क्या करते हैं अलग अलग जो एल्गोरिथम है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी? आई होप जिन लोगों ने, जो लोग BCA कर रहे हैं या कर चुके हैं उन लोगों ने इसको पढ़ा ज़रूर होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, मैकेनिज्म हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं कि हाउ दे परफॉर्म। ठीक है, और ये जो मेज़रमेंट जो हम लोग यहाँ पे इनकी एनालाइज करते हैं वो कौन से बेस पे? टाइम और स्पेस के बेस पे। और उसमें भी अब स्पेस वाला तो नहीं यूज़ होता, टाइम वाला ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है 0-1, यानी कि ऑलवेज टेक द सेम टाइम। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरा अलग चैप्टर है, इसके ऊपर हम लोग को टाइम मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, और बेटा क्या बात है कि यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो भी आपको भी बहुत अच्छे, क्योंकि एक ये तो अभी हम लोगों ने बात की इट इज़ अ सिंपल लीनियर लिंक लिस्ट। ठीक है, पर इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट भी हैं अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। जैसे क्या बताया? सिंगली, सेकंड क्या है? डबली। यानी क्या मतलब है कि अभी देखो तुम्हारे सामने जो लिंक लिस्ट दिख रही है ना, इसमें हर नोड केवल अपने अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है। पर जब डबली वाली होगी ना तो पता है क्या करेगा? हर नोड अपने प्रीवियस नोड का भी पॉइंटर स्टोर करेगा। बात समझ में आई? यानी कि थर्ड वाला फोर्थ नोड का और फोर्थ वाले के पास थर्ड वाले का, यानी कि आप अपने लिंक लिस्ट में केवल आगे से पीछे की तरफ मूव करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कभी चाहो तो पीछे से आगे भी जा सकते हो। और क्या बताया उन्होंने? सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या होता होगा सर्कुलर में, है ना? अगर मैं आपसे सर्कुलर की बात करूं तो यानी देखिए क्या होता है, पहला नोड लेके जाता है सेकंड पे, सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, और फोर्थ कहता है यहीं पे एंड। अब नहीं कहेगा एंड, पता है वो क्या करेगा? वो आपको घुमा के फर्स्ट नोड पे ले आएगा। यानी कि इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो नल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 100। यानी कि अगर सपोज ये 4 नोड हैं, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, तो ये जो 400 वाला है, अब यहाँ पे लिंक लिस्ट एंड नहीं होगी, 400 पे आती वापस कहाँ लेके चला जाएगा? 100, 200, 300, 400, 100। समझ गए ना? यानी अब ये कौन से जो है फॉर्म में मूवमेंट कर रही है? सर्कुलर फॉर्म में। क्लियर है? तो ऐसे बहुत तरह के अलग अलग इसके जो वेरिएंट्स भी हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग फॉर्म में काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं सबके अपने अपने एडवांटेज हैं। इन द सेम वे आप जानते हो कि सबके थोड़े थोड़े से ड्रॉबैक्स भी। मैं कभी भी इनको डिसएडवांटेज नहीं कहता, क्योंकि ये टर्म मुझे नहीं पसंद है, ड्रॉबैक कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो थोड़ी सी कुछ कमी रह जाती है, जो लैग करते हैं, वो ये कह सकते हैं। ये टर्म मुझे नहीं अच्छा लगता। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, पहली बात तो स्लोवर एक्सेस टाइम। बेटा एरे में काम बहुत तेज होता है, जबकि यहाँ पे जो तुम जानते हो ना होता क्या है, मूवमेंट बहुत करना पड़ता है। मूवमेंट से मतलब अब सपोज 4 नोड है यहाँ मेमोरी में। ठीक है, तो पहला वाला अब एक वैल्यू रीड की, फिर यहाँ का मेमोरी एड्रेस रीड करो, उसको सर्च करो, तब वो सेकंड के पास लेके जाएगा। यहाँ की वैल्यू रीड की, फिर यहाँ की मेमोरी एड्रेस रीड करो, फिर उसको सर्च करो। आप समझ रहे हैं ना? तो बहुत धीमे धीमे काम होता है। एरे में क्या फायदा होता है कि 5 मेमोरी ब्लॉक हैं और हमें पता है कि कुछ नहीं सर्च करना है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। पहला 100 पे है तो मुझे पता है कि अगला 102 पे ही होगा, उसका अगला 104 पे होगा, क्योंकि वहां पे पहले ही बोल देते कि भाई हमें 5 ब्लॉक चाहिए और पांचों एक साथ चाहिए एक जगह पे, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं कि एक यहां पर है, दूसरा वहां पे है, तीसरा। नो, हमको ऐसे ही है
स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए मेमोरी, कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये वो एरे में फ़ायदा था जो हमको लिंक लिस्ट में नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो मेमोरी एक्सेस है बेटा वो बड़ी स्लो हो जाती है, यानी कि जो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम है अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो स्पीड होती है वो इन कंपैरिजन ऑफ एरे प्रोग्राम थोड़ा सा आपको स्लो मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं और देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप बड़े आराम से यहाँ पे समझ सकते हो। बेटा मुझे ये वैल्यू रीड करनी है, सपोज ये कौन से नोड पे है, थर्ड नोड पे है। अब तुम सोचो कि क्या होगी प्रोसेस। मैंने कहा कि यहाँ सीधे तो एंट्री होती नहीं है, यहाँ पे अगर ये ट्रेन का तीसरा डिब्बा है पर क्या है, गेट बंद है, सेकंड का भी गेट बंद है, कहाँ से शुरू करोगे, इंजन से, यानी कि पहले वाले ब्लॉक से। हेड बताएगा तुमको कि बेटा तुम कहाँ जाओ, सेकंड पे, सेकंड वाला बताएगा आपको कहाँ जाओ, थर्ड पे। सही है, एरे होता तो क्या करते, सोचो 0 1 2 सीधे क्या लिख देते हैं, सही है। एरे में क्या है कि हम लोग अब क्या है, अपने किसी भी कंपोनेंट को इंडेक्स नंबर बताया सीधे एक्सेस कर लिया, पर लिंक लिस्ट में ये नहीं हो पाता। बेटा तुम्हें तीसरी या चौथी कोई भी वैल्यू चाहिए, तुम्हें कहां से हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, हेड से। तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट की वो यही है। एक और प्रॉब्लम बेटा, आपने ये जो लिंक लिस्ट जो देख रहे हो ना, ये जो लिंक लिस्ट देख रहे हो तुम लोग, इसमें बताओ क्या स्टोर है, क्या डेटा स्टोर है, कैरेक्टर। कौन कौन से, एक वर्ड स्टोर है, क्या स्टोर है, हीप। तुम सोचो मेमोरी कितनी लगी होगी। अगर मैं सी की बात करूं, कितने बाइट, ऑनलाइन वाले बताएं बेटा। ये जो एक वर्ड स्टोर है हीप नाम से, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की होगी इसने, 4 बाइट है ना, 4 बाइट बता रहे हैं। सही बात है बेटा, क्योंकि आपने क्या स्टोर, क्या होल्ड किया है, 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर। एक का साइज कितना होता है, 4 बाइट। अगर बेटा ये एरे में होता ना तो पता है ये 4 ही बाइट लेता, पर जब ये लिंक लिस्ट में है तो जरा सोचो कितनी मेमोरी ली होगी इसने। अगर एक नोट की बात करिए, आपने स्टोर किया एक कैरेक्टर, यानी बताओ कितने बाइट, 1 बाइट, और उसके बाद फिर मेमोरी एड्रेस इंटीजर टाइप का, बताओ कितना, 2 बाइट, यानी टोटल कितनी बाइट लगी, 3 बाइट। एक नोट कितने बाइट ले रहा है, 3 बाइट, 4 नोड हैं, 12 बाइट, और एरे होता तो कितना लेता, 4 बाइट। कुछ समझ में आया, 3 गुना मेमोरी ले रहा है, एरे के कंपैरिजन में कितनी मेमोरी ले रहा है, 3 गुना मेमोरी। देखो क्या बोला इन्होंने, मेमोरी ओवरहेड। ईच नोड इन अ लिंक लिस्ट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी टू स्टोर द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, है ना, क्योंकि हर वैल्यू के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो यानी कि क्या होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए, इंक्रीजिंग द ओवरऑल मेमोरी यूजेस कंपेयर टू द एरे बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने खुद देख लिया, मैंने दिखा दिया एग्जाम्पल, 3 गुना मेमोरी लग रही है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको पॉइंटर मैनिपुलेट करने पड़ते हैं। अभी भी मैंने थोड़ा दिखाया था ना पीछे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर टू पॉइंटर और पता नहीं क्या क्या। तो आपको उनके ऊपर काम करना आना चाहिए, और तुम्हें पता है कि इतना ईजी नहीं होता, थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा। अगर आप एरेज के प्रोग्राम से कंपेयर करो, एरे में तो जानते हो बड़े इजी प्रोग्राम बनते हैं, सिंपल लूप चलते हैं, काम बढ़िया हो जाता है। पर यहाँ तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करना होता है, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनते हैं। तो ये एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर देखिए यहाँ पे एक और स्लाइड दे दी गई है जहाँ पे एरे और लिंक लिस्ट को देखिए पूरा कंपेयर करके बताया गया है कि मेमोरी लोकेशन की बात करिए तो यहाँ पे एरे में क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस, यानी सारे ब्लॉक एक साथ होते हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस यानी यहाँ पे कौन से फॉर्म में,
स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नंबर 2 ये क्या है, फिक्स साइज। फिक्स साइज का मतलब कैसा है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि ये क्या है, डायनामिक है। आप कभी भी अपनी मेमोरी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सेम टाइम लगेगा। पहला चाहिए एलिमेंट A0, आखिरी चाहिए A9, पांचवा एलिमेंट चाहिए A4, सीधे आपने लिखा एक्सेस मारा, तो सब में सेम टाइम लगता है। लेकिन जब आप लिंक लिस्ट में अगर किसी वैल्यू पे जाना है तो आपको पता है कि मुझे पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवल करना पड़ता है फर्स्ट टू लास्ट, तो यहाँ पे टाइम जो लगता है 0n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। 5 एलिमेंट है तो 0 5, ठीक है। अगर 10 एलिमेंट है यानी उतना लगता है। लेकिन जब मामला आता है किस चीज का, वैल्यू इंसर्ट करने का या डिलीट करने का, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट ज़्यादा बढ़िया काम करती है क्योंकि सब में सेम टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि शफलिंग करनी पड़ती है, सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है। मेमोरी एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो एरे बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में क्योंकि बहुत कम मेमोरी लेते हैं। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा, जो लिंक लिस्ट हैं ये इनको बहुत मेमोरी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ एरे एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर, क्योंकि इनको जो है पॉइंटर्स के लिए और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया है, उन्होंने सी लैंग्वेज का कोड दे रखा है हम लोगों ने, जहाँ पे बताया गया है कि कोई एक नया नोड अगर हमें बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते हैं अगर सी की कोडिंग की बात की जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो, एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कौन से नाम से, नोड के नाम से। इसमें 2 फील्ड हैं, ये हम लोग अभी अभी पहले देख के आ चुके हैं, ठीक है। पहला फील्ड कौन सा, डेटा, और सेकंड क्या है, पॉइंटर, वो भी कौन से टाइप का, पॉइंटिंग टू अ नोड ऑफ, सॉरी, अ एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर नोड। अब आइए यहां पे देखिए, एक दिया गया है मेथड, कौन सा, क्रिएट नोड नाम का, जो क्या होता है, एक वैल्यू लेके आता है। सपोज बेटा मैंने एक वैल्यू आपको क्या पास कर दी इंटीजर में, 25। अब आइए जरा देखिए क्या क्या काम हो रहा है। मैंने देखिए एक न्यू नोड नाम का, ठीक है ना, मैंने एक न्यू नोड नाम का एक यहाँ पे बनाया, पॉइंटर या नोड टाइप का एक बनाया, और हमने क्या किया, इसके लिए देखिए मेमोरी क्रिएट की। मैंने कहा मैलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है। मैलॉक यानी कि मेमोरी एलोकेट करिए, कितनी, साइज ऑफ नोड। ये क्या है बेटा, नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर है। साइज कितना होगा इसका, 4 बाइट, आप जानते हैं क्योंकि दोनों फील्ड कैसे हैं, इंटीजर। तो यानी कि 4 बाइट की मैंने क्या बोला, एक मेमोरी क्रिएट करिए, और उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो किस में ला के डाल दीजिएगा, न्यू नोड नाम के पॉइंटर में। तो ये देखिए बेटा, एक ऐसा सपोज कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया न्यू नोड नाम से, इसका मेमोरी एड्रेस कितना है, 200। इसमें 2 फील्ड होंगे। ये वाला पोर्शन अभी छोड़ देते हैं, ये वाला पोर्शन ये चेक कर रहा है कि अगर मेमोरी ना एलोकेट हुई तो, ठीक है। क्या लिखा है, नॉट न्यू नोड, ठीक है। नॉट न्यू नोड का क्या मतलब है कि क्या न्यू नोड की वैल्यू नल है, नहीं बेटा, मेरे न्यू नोड की वैल्यू कितनी है, 200, ठीक है। मैं अपनी मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा हूँ, यानी मेमोरी क्रिएट हुई है। आप समझ रहे हैं, मेमोरी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की और मेमोरी नहीं क्रिएट हुई, इसका क्या मतलब है, यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर फुल हो गया है, मेमोरी फुल हो गई है, हार्ड डिस्क फुल हो गई है, रैम फुल हो गई है। बात समझ गए ना भाई। ये सिचुएशन तो तभी आएगी जब तुम्हारा सिस्टम की मेमोरी पूरी फुल हो गई होगी। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि रैम ऐसे फुल हो जाए, ठीक है। तो हमने बोला है कि अगर बेटा न्यू नोड की वैल्यू हो नल तो क्या करना, दिखा देना मेमोरी एरर और एग्जिट, प्रोग्राम से बाहर निकल जाना। लेकिन खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने क्या बोला, न्यू नोड डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। मैंने कहा कि न्यू नोड के डेटा वाले फील्ड में जाओ और वहां पे क्या स्टोर कर दो, डेटा। क्या लेके आए थे तुम, 25 स्टोर कर दिया।
और न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वहां पे क्या स्टोर कर दो, नल। तो बेटा ये देखो एक नया एलिमेंट तैयार हो गया, और हमने लास्ट में क्या बोला, रिटर्न न्यू नोड, कि बेटा न्यू नोड को लेके वापिस चले जाओ। न्यू नोड को वापिस लेके जाने का क्या मतलब है, 200, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, ये क्या है, सब सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर है जो क्या करते हैं, अपने मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी जब ये वापिस जाएगा तो क्या लेके जाएगा, 200, कि भैया देखो एक 200 नाम का मेमोरी एड्रेस है, वहाँ पे मैं एक नोड बना के आया हूँ, वहाँ का जो डेटा वाला फील्ड है वो कितना है, 25, और उसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो कितना है, नल। अब देखो ये कहाँ पे यूज़ होगा, मैंने देखो अपने मेन वाले प्रोग्राम में मैंने एक हेड नाम का बनाया स्ट्रक्चर, और मैंने क्या बोला, क्रिएट नोड 10, क्रिएट नोड 10 या ले जाएगा ऊपर, ये जो तुमने बनाया है फंक्शन क्रिएट नोड, यहाँ पे क्या लेके जाएगा बेटा, 10 लेके जाएगा। और क्या करेगा, सपोज इसने पहला नोड बनाया, उसके डेटा वाले फील्ड में क्या डाल देगा, 10, नेक्स्ट वाले फील्ड में क्या डाल देगा, नल। और सपोज इसका जो मेमोरी एड्रेस है क्या है, 100 है। तो ये जब वहां से लौट के आएगा ना, तो क्या लेके आएगा बेटा, 100 लेके आएगा, ध्यान देना। और ये 100 पता है कहां जाके स्टोर होगा, ये देखिए मैंने एक हेड नाम का पॉइंटर बनाया था, ठीक है, और ये कहां की ओर पॉइंट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो 100 है ये कहां जाके स्टोर हो जाएगा, हेड में। यानी कि तुम ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, ये बेटा मैंने पता क्या किया, मैंने अपनी लिंक लिस्ट का पहला नोड बना दिया। क्या किया, लिंक लिस्ट का पहला नोड बना दिया, पर अभी मेरा मन नहीं माना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेड डॉट नेक्स्ट, इसका ये जो नेक्स्ट वाला फील्ड है यहाँ पे क्या स्टोर है, नल। मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसके यहाँ पे कोई और वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वहाँ पे देखो क्या वैल्यू जाने वाली है, क्रिएट नोड 20। बेटा मैंने फिर ऊपर यही वाला फंक्शन कॉल किया, क्रिएट नोड, क्या करेगा, एक यहाँ पे फिर वो मैलॉक वाले कमांड से एक नया नोड बनाएगा। सपोज ये कहाँ पे क्रिएट हुआ, 200 पे, इसका फील्ड क्या हो जाएगा, नल। यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 20, और जब ये लौट के आएगा तो क्या लेके आएगा बेटा, 200, है ना। और ये 200 सोचो कहाँ स्टोर होगा, हेड के नेक्स्ट में। बेटा हेड का नेक्स्ट अभी क्या है, नल है, पर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये लीजिए इसको पॉइंट करने लग गया, सही है ना। और देखो अभी भी मेरा मन नहीं माना, हेड डॉट नेक्स्ट, मैंने कहा हेड के नेक्स्ट पे जाओ तो यहां आ गए, उसके भी नेक्स्ट पे जाओ, यहां आ गए, समझ गए ना। हेड, यहां पे पढ़ो ध्यान से, हेड डॉट नेक्स्ट, यानी पहले हेड के नेक्स्ट पे जाओ तो कहां पहुंच गए, 200 पे, और फिर उसके भी नेक्स्ट पे जाओ, यानी कहां पे आ गया, यहां पे। क्या चाहिए यहां पे, और देखो जरा, क्रिएट नोड 30, यानी क्या करेगा, एक और नोड बना देगा। और सपोज हाँ, ठीक है, और ये कहाँ पे क्रिएट हुआ, सपोज 300 पे। तो जब ये ऊपर से जब नीचे आएगा बेटा तो क्या लेके आएगा, 300, और यही 300 कहाँ स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे तुम थे, हेड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 300। ये लीजिए सर, वो एड्रेस ऊपर से आ रहा है ना, वो क्या हुआ, एड्रेस जो आ रहा है 200 300 वो कहाँ पे बेटा, कि यहाँ पे नो सर, वो जो नीचे एड्रेस आ रहा है ना 100 है, 100 कह रहा है कि आपको अगली वैल्यू 200 पे मिलेगी, 200 पे जाओगे, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 20, और ये बता रहा है कि अगली वैल्यू के लिए कहाँ जाना है तुम्हें, 300 पे। 300 पे आओगे तो तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगी, 30, और ये क्या बोल रहा है, अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, नल, यानी मामला ख़त्म। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसी बेटा कोई लिंक लिस्ट बनी हुई है
और मुझे क्या करना है, उसकी मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है। ठीक है, तो क्या कोडिंग होगी, ओके बेटा। तो देखो सपोज ये एक बनी हुई है लिंक लिस्ट, इसमें 4 वैल्यू हैं, 4 नोड हैं, 100, 200, 300 एंड 400। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है लिंक लिस्ट में, दैट इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का बेटा क्या मतलब होता है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। पहले नोड से लास्ट नोड तक की जाने की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल कहते हैं। ट्रैवर्सल क्यों करना पड़ता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि भाई इस लिंक लिस्ट में जितने भी नंबर हैं सारे जो है उठा के प्रिंट कर दो, तो अब आपको पहले नोड से चलना शुरू करना पड़ेगा, आखिरी नोड तक जाओगे, एक एक नोड पे जाओगे, वहाँ के नंबर प्रिंट करोगे। या मैंने बोल दिया जितने भी लिंक लिस्ट में इवन नंबर हैं सबका सम निकाल के प्रिंट कर दो। या मैंने कहा आप जरा मुझे ये देख के बताओ कि इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 20 से कम है, ठीक है ना, जरा मुझे काउंट करके बता दो। तो क्या करना पड़ेगा, सारे नोड पे जाना पड़ेगा, एक एक नोड की वैल्यू निकाल के चेक करनी पड़ेगी। और ये काम कब तक होगा, जब तक तुम नल पे ना पहुंच जाओ। आई रिपीट, ये काम कब तक होगा, जब तक तुम नल पे ना पहुंच जाओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम नल पे पहुंच जाओगे तो क्या मतलब है, लिंक लिस्ट खत्म हो गई, एक एक नोड पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है, आपको एक नंबर सर्च करने के लिए बोल सकता हूं, या मैं ये बोल सकता हूं कि ये बताओ कि एक पार्टिकुलर नंबर है, ये मेरे पूरे लिंक लिस्ट में कितनी बार है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूं। तो बेटा इन सारे कामों के लिए मुझको पहले नोड से आखिरी नोड पे जाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होगी, ये है आपके सामने, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मेथड, ये जो कोड है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, ट्रैवर्स लिस्ट। मैं काम करने के लिए क्या दूंगा तुमको, केवल एक पॉइंटर, देख लीजिए हेड। मैंने कहा था ना पहले नोड का नाम क्या होता है, हेड। यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ये लिंक लिस्ट है, तो जब ये आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा बेटा, 100 लेके आएगा। बात समझ गए। इस ये जो हेड नाम का पॉइंटर है, इस पे पता है क्या स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, मेमोरी एड्रेस। कहाँ का, पहले नोड का, ठीक है। तो यानी ये जो पॉइंटर है मेरा हेड, वो ये क्या लेके आने वाला है अपने साथ, 100। हेड की वैल्यू कितनी होगी, 100। जहां जहां पे भी मैं लिखूंगा हेड अपने कोड में, तो कंपाइलर पता उसको क्या पढ़ेगा, 100। क्या रीड करेगा, 100। समझ में आ गई बात। आओ देखते हैं अब क्या होगा। तो देखो बेटा मैंने यहां पे क्या किया, एक करंट नाम का एक नया पॉइंटर बनाया और उसमें हेड की वैल्यू कॉपी कर दी। तो ये देखिए करंट नाम का एक नया पॉइंटर बना और उसमें मैंने जो वैल्यू की स्टोर, वो क्या स्टोर की, हेड। और आपको याद है ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, कंपाइलर जहां जहां हेड पढ़ेगा उसको वो क्या समझेगा, 100। यानी अब तुम लोग बेटा ध्यान दो, मेमोरी एड्रेस 100 को पॉइंट करने वाले दो दो पॉइंटर हैं। एक तो कौन है, हेड, और एक कौन हो गया, करंट। सही है ना। यानी मेमोरी तो एक ही है पर उसको पॉइंट करने वाले दो दो लोग हैं। अब देखो मैंने एक लूप चला दिया वाइल का। मैंने क्या बोला, एक लूप चलाओ जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो बेटा अभी जरा तुम अगर करंट की वैल्यू चेक करो तो कितनी है इस समय, 100 है। अभी इस समय क्या स्टोर है करंट में, 100 ही तो स्टोर है। आ जाओ अंदर। तो मैंने कहा एक काम करो, एक नंबर प्रिंट कर दो, क्या, करंट डॉट डेटा। यानी मेमोरी एड्रेस 100 पे जाओ
और यहाँ का ये जो पहला फील्ड है कौन सा, डेटा, ये प्रिंट कर दो। तो बताइए क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 12। पहला नंबर प्रिंट हो गया, पहले नोट पे थे, पहला नंबर प्रिंट हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। मैंने कहा कि अब एक काम करो, करंट की वैल्यू अभी 100 है, अब जो है क्या करना है तुम्हें, करंट में उसके नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कर दो। तुम्हें याद है ना, इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो भी सेम टाइप का पॉइंटर है ना। तो ये क्या करेगा, करंट की वैल्यू 100 से हटा के अब करंट की वैल्यू कितनी कर देगा, 200। यानी कुछ बात समझ में आई क्या हुआ, मेरा करंट पहले नोड से कहाँ शिफ्ट कर गया, सेकंड नोड पे, क्योंकि हमको पहले वाले नोड ने बताया कि बेटा अगली वैल्यू जो है वो 200 पे है, अब तुम वहाँ चले जाओ। तो मेरा जो था करंट वो 100 से 200 पे आ गया। आ जाओ, अब दो ही लाइनें थी इसके अंदर। अब हम ऊपर गए, फिर यहीं पे वाइल पे, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। क्या बेटा करंट नल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या वैल्यू है करंट की, 200। ओके, अंदर आ जाओ, एक इंटीजर नंबर प्रिंट कर दो, करंट डॉट डेटा। तो बेटा 200 पे जाओ, यहाँ का डेटा वाला फील्ड प्रिंट कर दो। बताओ क्या प्रिंट कर देगा, 15। ठीक है, फिर इसके बाद वही चीज, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट की, करंट की वैल्यू उसके नेक्स्ट के बराबर कर दो। तो करंट आपका 200 से हट गया, अब तुम्हारा करंट 300 पे आ गया। 300 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। ऊपर जाओगे और अंदर आके फिर से वही करंट डॉट डेटा प्रिंट कर दो, 18 प्रिंट कर देगा। फिर वही चीज, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये कह रहा है बेटा 400 पे जाओ। तो अब मेरा जो है करंट कहाँ पे आ जाएगा, 400 पे आ जाएगा। 400 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। अंदर आ जाओ, 400 का डेटा प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर देगा, 25। सही है। और इसके बाद अब ध्यान देना, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, 400 कह रहा है, अगली वैल्यू के लिए यहां जाओ। तो बेटा अभी क्या वैल्यू है करंट की, 400, पर तुम जैसे ही उसमें क्या स्टोर कर दोगे, नल। तो अब तुम्हारा जो है करंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ। ऊपर आओ, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, रॉन्ग। अब तो करंट की वैल्यू नल हो गई है, यहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आ जाइए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ये काम जो इन लोगों ने वाइल से करके दिखाया है, ठीक है, हम लोग कई बार ये फॉर से भी कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर यही कोडिंग अगर मुझको फॉर से करनी होती तो मैं कैसे करता। जगह ही नहीं बची है। ये देखो बेटा, ठीक है,
मैं जो है जब पढ़ाता हूँ लिंक लिस्ट वगैरह ये सब, तो मैं मेनली इस लूप का यूज करता हूँ, समझ गए ना। मैं फॉर का क्या बोला मैंने, एक मैंने पॉइंटर बनाया कौन से नाम का, करंट। मैंने क्या बोला, करंट इक्वल टू हेड। तो ये देखो मेरा ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, करंट 100 से शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ये तुम्हें कहाँ तक चलाना है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ये लूप चलाना जब तक मेरे करंट की वैल्यू नल ना हो जाए। और ये रहा मेरा तीसरा पार्ट जहाँ पे वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ। क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। हर बार जो है करंट को उसके नेक्स्ट पे शिफ्ट करते जाना। क्लियर है कि नहीं। काम मैं भी वही सारे कर रहा हूँ, बस खाली कि मैंने 4-5 लाइन की जगह केवल एक लाइन में कर दिया। और बस लूप के अंदर क्या है, जहाँ पे भी मेरा इस समय करंट है उसका डेटा प्रिंट करते जाओ। समझ गए ना यहाँ पे। तो ऐसे बेटा मेरा यहाँ पे काम चलता जाएगा। आगे बढ़ो। यही काम देखो इन लोगों ने कैसे बताया है बेटा, रिकर्सिव टेक्निक से। रिकर्सन आता है कि याद आया कुछ, हाँ। तो पता है ना, ये भी जैसे एक पॉइंटर बड़ा परेशान करता है, मैंने देखा है बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो एक तो उनको पॉइंटर समझ में आ जाए किसी तरह से, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि समझ में आ जाती है 60 से 70% बच्चों को। दूसरा जो टॉपिक जो परेशान करता है वो पता क्या है, रिकर्सन, है ना। रिकर्सन कहते हैं सर समझ में तो आ गया, अच्छा आखिरी तक क्या होता है, जब बहुत उन लोगों को मतलब जो है बड़ी मेहनत करो उनके साथ सब कुछ करो, तो मैं क्या देखता हूँ कि थोड़े समय बाद समझ में तो आ जाता है रिकर्सन। कहते सर आप कोई प्रोग्राम दे दो हम उसका आउटपुट तो निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन सर बनाए कैसे। बोले जब कोई प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं कि इसको रिकर्सिव टेक्निक से करके दिखाओ। बोले सर तब सब जो है लगता है हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आप में भी से ये चीज़ बहुत लोगों ने फील की होगी, रिकर्सन आपको आता है, आप उसके प्रोग्राम देख के बड़े आराम से समझ जाते हैं, लेकिन जब कोई काम दे दिया जाए कि बेटा ऐसा है कि ये एक नंबर है ना, इसके सारे फैक्टर का सम करके दिखा दो बस खाली रिकर्सिव टेक्निक से, तो क्या होता है तुरंत पसीना आना शुरू हो जाता है कि यार प्रोग्राम बना बनाया होता तो समझ जाते, लेकिन बनेगा कैसे ये नहीं पता, है ना। तो ये भी इसके लिए भी बेटा बड़ी प्रैक्टिस, मतलब जितनी पॉइंटर में मेहनत करनी पड़ती है इतनी ही मेहनत हमें रिकर्सन में करनी पड़ती है। और मेनली यहाँ पे ये जो सब टॉपिक हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम डीएस पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर, कई लोगों ने जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता ही है कि भाई बाइनरी ट्री पे तुम जब काम कर रहे हो तो वहाँ तो सारा काम ही रिकर्सन से होना है कि नहीं। तो एक छोटी सी क्लास में इसकी भी लूँगा आपकी अगली क्लास में, आज तो नहीं, पर अगली बार जब मिलूंगा ना तो मैं आपको जो है थोड़ा सा रिकर्सन के बारे में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग ऐसी है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिकर्सन का। तो अभी आज मैं रिकर्सन के मेथड छोड़ूंगा, अभी क्लास एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी 1-2 फंक्शन और बताऊंगा, ठीक है ना, जो सिंपल वाले। लेकिन आज मैं भी रिकर्सिव मेथड को हाँ हाथ नहीं लगाऊंगा। तो देखो बेटा ये जो है मेरा मेथड वो क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है, रिकर्सन से। क्या होता है रिकर्सन, कि बेटा कोई जब मेरा मेथड जो है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरा एक मेथड है, नाम क्या है इसका, ट्रैवर्स लिस्ट रिकर्सिव। कोई भी मेथड जब अपनी बॉडी में अपने आप को ही कॉल करने लगे, ये देखिए ये जो मेथड है क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई फॉर्मेट या प्रोग्रामिंग होती किसी जगह पे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव टेक्निक। और ये जो मेथड है दैट इज नोन एज रिकर्सिव मेथड, और ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रिकर्सन। समझ गए ना। तो ये चीज है, ये कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे आगे, है ना। अभी आने दीजिए समय, फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे हम लोग जो कोई एक वैल्यू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे होता है आओ जरा करके देखते हैं।
ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, ये बनी हुई है लिंक लिस्ट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया, आपको एक वैल्यू पास कर दी कि जरा ये वैल्यू सर्च करके बताओ, और अगर ये वैल्यू मिल जाए तो वो नोड हमें कर देना रिटर्न, यानी हमें उस नोड का मेमोरी एड्रेस दे देना। हमने कहा ठीक है। आपने की पास कर दी, सपोज आपने की में क्या पास कर दिया, 18। और जब आपको मुझसे लिंक लिस्ट पे काम करवाना है तो एक चीज तो आपको 100% पास करनी पड़ेगी, क्या, हेड। मुझको ये तो बताओ कि पहला नोड कहाँ पर है, तो हेड तो बताओ। तो आपने एक चीज मुझे और क्या पास कर दी, 100, कि भैया एक लिंक लिस्ट है जो मेमोरी एड्रेस 100 पे स्टार्ट हो रही, जरा देख के बताओ उसमें 18 है कि नहीं, और कहीं मिल जाए तो क्या करना, उसका एड्रेस जरा हमें बता देना कि 18 है किस मेमोरी एड्रेस पे। आप ध्यान दो, ये जो मेथड है वो एक पॉइंटर, समझ गए ना, नोड एस्ट्रिक, यानी कि किसी एक पॉइंटर टाइप की वैल्यू हमें करेगा रिटर्न। क्लियर है? आइए, तो वही सेम कहानी, नोड एस्ट्रिक करंट। बेटा मैंने करंट नाम का पॉइंटर बनाया जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, हेड के बराबर। तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट में सी लिख लेता हूँ, सी स्टैंड फॉर करंट। मैंने कहा, और देखो तुमको वैल्यू सर्च करनी है, यानी कि ऑपरेशन कौन सा होगा, ट्रेवर्सल, वही पहले नोड से आखिरी नोड तक जाना। तो वही सेम चीज कि भैया एक काम करना, जब तक मेरा करंट नल ना हो जाए। तो सही बात है, मेरा करंट अभी नल नहीं है, 100 है। अंदर आ जाओ, करंट का डेटा क्या की से मैच कर रहा है, बेटा मेरी की कितनी है, 18। तो देखो क्या 12 18 से मैच कर रहा है, नो। तुम्हारा जो करंट नोड है यहां पे तो 12 स्टोर है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा ये मेरा अभी तो नहीं चला, ये रॉन्ग है कंडीशन। आगे आ जाओ, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, समझ में आ गया क्या हो गया। करंट को बेटा मैंने सेकंड नोड पे करवा दिया जंप। मैंने कहा अब तुम यहां से हटो, तुम कहां चले जाओ, अपने नेक्स्ट वाले फील्ड पे। तो सी की वैल्यू अब 100 से 200 हो गई, यानी ये मेरा जो पॉइंटर है अब 200 को पॉइंट कर रहा है। आ जाओ, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, यस, करंट का डेटा इज इक्वल टू की, क्या बेटा यहां का डेटा मैच कर रहा है, नो। ये 15 है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। और आगे चलो, ठीक है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब मेरे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 300, ये भी नॉट नल है। आ जाओ यहां का डेटा चेक करो, करंट का डेटा क्या की के डेटा से मैच कर रहा है, बिल्कुल। अब की बात ध्यान दो, क्या हुआ, मेरा जो है की मैच कर गई, सही है। और जैसी मैच कर गई मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न करंट। तो आपको समझ रहे हैं ना क्या वैल्यू है इसमें करंट की, 300, यानी कि 300 लेके वापस चले जाओ, समझ गए ना। यानी मैंने आपको बता दिया कि तुम्हारा जो नंबर है ना 18, वो किस मेमोरी एड्रेस पर है, 300 पे है। तो तुमने जहां से भी ये फंक्शन कॉल किया होगा वहां ये वैल्यू लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, यही काम आप देखो, सेम चीज उन्होंने कैसे करके दिखाई है, मुझे रिकर्सन से करके दिखाई है, ठीक है। कि राइट अ सी स्टाइल सूडो कोड फॉर सर्चिंग अ की इन द लिंक लिस्ट रिकर्सिवली, यानी कि वही मैं आपको एक की दूंगा और अब आप इसको जरा रिकर्सन से करके दिखाइए। तो हम लोग देखेंगे, मैंने कहा कि देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकर्सन के बारे में आइडिया दे दूं, तब हम लोग देखेंगे इसको। और बेटा अब जरा देखिए, अगला जो मेरा मेथड है, क्या बोला है कि आपको एक नोड करना है
इंसर्ट विद अ की इन द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। कहा है कि देखिए ये है लिंक लिस्ट, पहले तो अपनी जो लिंक लिस्ट है वो देख लो, नॉर्मल है ना ये, मुझको के धमाके वमाके हो रहे हैं, यानी इनको जो है बैंड बजाने की तमीज़ नहीं है, मतलब ऐसा बजाओ कि आदमी को मजा आए। यहाँ तो आदमी बेचारा घबरा रहा है। बैंड नहीं, क्या है ये? अच्छा अच्छा, गाड़ी सिलेंडर वाली, ओके। भाई मुझको लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं कि धमाके कर रहे हैं, कोई और भी बुला रहा है। हाँ तो देखो बेटा, छोटा सा काम है, बड़ा इजी है। और एक चीज तुमको बताएं, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं एक बार आपको अगर समझ में आ जाए ना तो फिर बड़ी मज़ा आती करने में। तुमको ये भी बता दूं, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि, और ये जो सब टॉपिक है, जब तुम पॉइंटर पे काम करते हो और तब जो ये कोड तुम जब चलाते हो सिस्टम पे और जब तुमसे एग्जीक्यूट होने लगे तो फिर बहुत मज़ा आती है। ठीक है, पॉइंटर में मैंने यही देखा है, बच्चे इतना घबराते हैं, लेकिन जहाँ उनको थोड़ा सा जब समझ में आने लगता है तो फिर उनको उसमें उतनी ही जो है मज़ा भी आती है फिर। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये एक बनी हुई है लिंक लिस्ट। हमने कहा कि यार एक वैल्यू दूंगा, सपोज मैंने कहा कि एक वैल्यू 50 को पहले नोड की जगह पे डाल दो। समझ रहे हो? कहाँ पे? पहला नोड। अभी कौन है पहला नोड? हेड 12, मेमोरी एड्रेस क्या है? 100। समझ गए ना? मैंने कहा नहीं, अब मेरा हेड 100 पे नहीं होगा, मेरा हेड पता कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक मैं नया नोड डालूंगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 50। और देखते हैं कैसे होगा। तो ये देखो बेटा, मैंने कॉल किया एक फंक्शन इंसर्ट एट बिगिनिंग। एक तो चीज़ आप जानती हो मुझे क्या देनी है? हेड तो देनी है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ का पॉइंटर हो, पर मुझे पता है कि अभी हेड की वैल्यू कितनी है? 100 है। और मैंने एक वैल्यू दे दी तुमको 50। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने एक नया नोड बनाया की के साथ, ये रहा मेरा नया नोड की के साथ। इसमें यहाँ पे क्या स्टोर होगा बताओ? नल। और यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 50। और सपोज इसका मेमोरी एड्रेस कितना है? 400। और इसका नाम क्या है इस समय? न्यू नोड, है ना? क्योंकि जो भी मेमोरी क्रिएट होके आएगी वो न्यू नोड में स्टोर हो जाएगी। न्यू नोड का जो डेटा है वहाँ पे मैंने, ये देखो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? की। मैंने न्यू नोड के डेटा वाले फील्ड में क्या स्टोर कर दिया? की को स्टोर कर दिया। खैर, और अभी जो नोड बना हुआ है वहाँ पे क्या स्टोर होगा? यहाँ पे नल स्टोर होगा। और जरा देखो, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वहाँ पे मैंने क्या बोला? समझ गए ना? हेड को स्टोर करवाओ। बेटा हेड की वैल्यू कितनी है? 100। अरे यार क्या गलती भाई। बेटा यहाँ पे जो नल है वहाँ पे मैं क्या करूँगा? हेड की वैल्यू डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर नहीं होना चाहिए, खाली क्या होना चाहिए? हेड। यानी कि हेड की वैल्यू क्या है इस समय? 100 है ना? तो मैंने क्या बोला कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो क्या करेगा? 100 स्टोर करेगा। 100 का मतलब समझ रहे हो? कहाँ पॉइंट करेगा ये? 400 कहाँ लेके जाएगा तुमको? 100 पे। हो गया ना ये पहला। पर एक प्रॉब्लम है, अब आगे वाले जो प्रोग्राम्स होंगे उनको तो मैं हेड ही पास करूँगा, पर जब मैं हेड पास करूँगा तो वो क्या लेके जाएगा? 100। जबकि उसको लेके क्या जाना चाहिए? 400। क्योंकि अब पहला नोड बना दिया ना मैंने 400 को। आखिरी लाइन ध्यान से पढ़ना, हेड इक्वल टू न्यू नोड। अभी बेटा हेड की वैल्यू कितनी है? 100। ये चलने के बाद क्या हो जाएगी? न्यू नोड क्या है? 400 को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या बोला? हेड इक्वल टू न्यू नोड, यानी तुम्हारा जो हेड है वो 100 से हट जाएगा। और अब बताओ हेड कहाँ पे आ जाएगा? 400 पे। यानी अब मैं फ्यूचर में जब भी मैं हेड कहीं पास करूँगा
बात समझ गए? तो वहाँ पे क्या पास होने वाला है? 400। तो ये मैंने अपने जो 3 आइटम थे उसके बिगिनिंग में एक जो है बड़े आराम से लिंक लिस्ट बना दी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही अगर ये मुझे सबसे आखिरी में डालनी होती सोचो, तो मैं क्या करता? अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करता, पहले नोड से दूसरे पे जाता, दूसरे से तीसरे पे जाता, और यहाँ का जो नल है क्या बोल देता? करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो ये जो नल है यहाँ से हट जाता और यहाँ पे क्या होता? न्यू नोड, यानी सपोज 400 है वो आता। तो वो भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं सीयूटी के पेपर में, तुमको देखना वो पता क्या कर रही, देखो प्रॉब्लम कैसे आती है, अभी इसमें भी है, शीट में दूंगा देखना, उसमें वो तुम्हारे सामने ये 4 लाइनें लिख के देंगे, कहेंगे कि ये बेटा कुछ कोड लिखा हुआ है जहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में एक नया नोड ऐड करने जा रहा हूँ, और क्या करेंगे वो कहीं की एक लाइन यहाँ से हटा देंगे, कहेंगे कि यहाँ बताओ क्या फिल करें। बात समझ गए? और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? कोई भी आपको, और सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी से आती हैं, लिंक लिस्ट से, तभी मैं यहाँ पे इतना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? क्या किया? पूरा कोड दे दिया, ये लाइन गायब कर दी, कहा कि ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। आज की क्लास हो गई, अगली क्लास में भी बेटा हम लोग यही पढ़ेंगे, और साथ में रिकर्सन। हमें 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आनी चाहिए। आज तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग लिंक लिस्ट में नए आइटम ऐड कर रहे हैं, रिमूवल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अगली क्लास में लिंक लिस्ट में भी और आइटम ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे? रिकर्सन, कि यही सारी चीज़ें रिकर्सन से कैसे होंगी। ठीक है बेटा? तो चलो आज की क्लास बेटा यहीं पे ओवर कर रहे हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को। ये शीट बेटा मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पर कोई एक दो लोग मैसेज डाल देना तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, ये अभी भेजी नहीं ना? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बेटा।